हेलो, गुड इवनिंग। तो चलिए, हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं? 12.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक। 12.2 वाली एक्सरसाइज में क्या था? सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ सर्कल्स, है ना। अगर मैं एरिया की बात करता हूँ तो क्या फॉर्मूला होता है किसी भी सर्कल के या फिर सर्कल के पार्ट का एरिया जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये है किसी सेक्टर का। और इसी का अगर हमको सर्कमफेरेंस निकालनी हो, सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर में फर्क है, ध्यान रखना आप इस बात, ये आपको समझ में आनी चाहिए। ये क्या होती है? हमारे सेक्टर के लिए। और ये जो लेंथ है ये किसकी है? ये लेंथ ऑफ आर्क है ना। इसको हम आर्क की लेंथ भी बोलते हैं। और दिस इज एरिया। जब सेगमेंट की बात आती है तो सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालते थे? आप सबको पता होगा, सेक्टर का जो भी एरिया होता है उसमें से हम ट्राइंगल के एरिया को माइनस करते हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया आता है। इस एक्सरसाइज में हमने ये चीजें सीखी हैं। तो चलो इनको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जब जरूरत पड़ेगी हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका सेंटर है, इससे इसकी रेडियस कितनी है? 15 सेंटीमीटर। सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। मतलब अगर मैं यहां से एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूं, ये मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ करी, कोई भी कॉर्ड है, ये कितने डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है? इसमें 60 डिग्री का। कितना एंगल सबटेंड कर रही है? 60 डिग्री। तो ये क्या है मेरे पास? मान लो लेट द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, लेंथ इज द ए बी। कॉर्ड की लेंथ कितनी है? ए बी। ओ इज द सेंटर, तो ए ओ भी 15 हो जाएगा और ओ बी भी 15 हो जाएगा। यहां तक कोई टेंशन नहीं है आपको। क्या निकालना है आपको? फाइंड द एरियाज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। तो जो हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? सबको पता है सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ये तो करना है आपको। क्या करना है आपको? इस सेक्टर का एरिया निकालना है, मतलब इस पूरे का ए ओ बी का एरिया निकालना है। इसमें से ये जो है ट्राइंगल, इसके एरिया को मेरे को माइनस करना है। इतना ही करना है मेरे पास। सिर्फ सेगमेंट का एरिया बचेगा, तो मैं इस पेपर हटा देता हूँ। कैसे करेंगे? अगर मैं सेक्टर का एरिया निकालता हूँ तो कैसे निकालूंगा सेक्टर का एरिया में? सबको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको सॉल्व करने में। दिक्कत कहाँ आती है? ट्राइंगल का एरिया निकालने में। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ये हम कैसे निकालें? हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड फॉर्मूला हमको पता है। तो बेस अगर मैं ए बी मानता हूं तो वी डोंट नो व्हाट इज द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। तो हम क्या करते हैं, उस सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। और हमको पता है अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। कर रखा ना हमने सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हमने ये सब करा था। ये चीज ट्राइंगल का एरिया निकालना, ट्राइंगल के एरिया के लिए हमको उसका बेस और एल्टीट्यूड निकालना पड़ता है। एक बार और मैं आपको इसमें करके दिखाता हूँ, उसके बाद से ये मेथड आपको खुद को आना चाहिए। तो ट्राइंगल का एरिया के लिए मेरे को पता है, ट्राइंगल का एरिया अगर मैं लिखूं, मैं यहाँ ना लिख के इस ट्राइंगल के एरिया को यहाँ लिखता हूँ, क्योंकि मेरे को इन दोनों का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, द बेस इज ए बी एंड द एल्टीट्यूड इज ओ एम। एल्टीट्यूड मतलब जहाँ पे 90 डिग्री बने। और अगर यहीं पे 90 डिग्री बनता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री होता, ये एंगल अगर 90 डिग्री होता तो बेस ये हो जाता, एल्टीट्यूड ये होता, है ना। उसमें बहुत इजी होता सॉल्व करना। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमको ए बी और ओ एम की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे हम? ये हमने सीखा हुआ है। क्या करूंगा, मैं सबसे पहले जाऊंगा इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल ओ एम बी। इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर मैं देखता हूँ ओ एम इक्वल टू ओ एम, क्या है ये? कॉमन है ना। उसके बाद में ए ओ इज इक्वल्स टू ओ बी, क्या है? दोनों रेडियस है, दो साइड्स इक्वल हो गई। एंड ए बी इज इक्वल टू, सॉरी, ए एम इक्वल टू एम बी। क्यों? बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, क्या लिखेंगे हम? पूरा लिखना आप इसको, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ। आप जब एग्जाम्पल्स देखोगे उसके अंदर पूरा लिखा हुआ है।
परपेंडिकुलर्स फ्रॉम सेंटर, पे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स कॉर्ड। क्या करता है, जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो इन तीनों चीजों से हमारे पास ट्राइंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। SSS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों कैसे हो, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब है ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल BOM इज इक्वल टू, टोटल 60 था तो 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, है ना, बाय CPCT। तो मुझे पता चल गया कि ये एंगल 30 डिग्री और ये भी एंगल 30 डिग्री है। तो किसी भी एक ट्राइंगल को ले सकते हो आप किसी भी एक ट्राइंगल को ले सकते हो। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इन ट्राइंगल AOM ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले मैं निकालूंगा साइन 30। साइन 30 में देखता हूँ, साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, देन परपेंडिकुलर विल बी AM अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस विल बी OM। अब इसमें आपको साइन 30 की वैल्यू पता है सबको, कितनी होती है, 1/2। AM की वैल्यू मुझको नहीं पता, और OM की वैल्यू, सॉरी क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, OA, है ना, हाइपोटेन्यूस कितना है, OA की वैल्यू कितनी है, 15। तो यहां से आपके पास AM की वैल्यू आ गई 15/2। वेरी गुड। अच्छा, यहां से AM की वैल्यू आई तो आप AB की वैल्यू निकाल सकते हो। AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AM, डबल है उसका क्योंकि बाइसेक्ट करता है इस कारण, है ना। कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। कितना हो गया, AB की वैल्यू कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। ये आपके समझ में आ गया। फिर आपने निकाला कॉस थीटा, कॉस 30। क्या निकाला आपने, कॉस 30। कॉस 30 इज बेस, 30 का बेस क्या हो जाएगा, OM। जो एंगल से टच होता है वो बेस होता है, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, OA। आपको कॉस 30 की वैल्यू पता है, √3/2। OM की वैल्यू कितनी होगी हमें नहीं पता, और OA की वैल्यू कितनी है, 15 अगेन। तो यहां से आपके पास OM की वैल्यू आ गई। OM कितना आ गया, 15√3/2 सेंटीमीटर। तो ये क्या है आपके पास, एक तरह से एल्टीट्यूड, है ना। AB की वैल्यू आ गई, OM की वैल्यू आ गई। बस आपको क्या करना है, इन दोनों के अंदर पुट करनी है। यहाँ से इसकी वैल्यू रखना, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखना, और इस फॉर्मूले में पुट कर देना। क्या क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, जहां पर भी हो, अगर आपके समझ में आया तो बोलिए हाँ हो जाएगा, नहीं समझ में आया तो फिर वापस एक बार देखो, है ना। ठीक है, समझ में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इस ट्राइंगल से बेस और हाइपोटेन्यूज इसका परपेंडिकुलर निकाल लिया, बेस और एल्टीट्यूड फाइंड किया हमने। ट्राइंगल का एरिया इजीली निकल जाएगा, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला हमको पता है, दोनों को माइनस करना है, माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। आधा क्वेश्चन खत्म हुआ है, सिर्फ माइनर सेगमेंट का है। अभी आपको किसका निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का एरिया अगर मैं आपसे पूछूं, मेजर सेगमेंट आपको क्या समझ में आता है, इसके ऊपर वाला, ये जितना भी है ये सारा मेजर सेगमेंट है, ऊपर वाला हिस्सा। तो इसका एरिया तो सिंपल है ना यार, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अभी आपने निकाला माइनर सेगमेंट का एरिया, उसको एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दो। अब ये कोई नहीं पूछेगा कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सबको पता है सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr² एंड द वैल्यू ऑफ r इज 15 सेंटीमीटर। बस इसे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। बता दिया मैंने आपको कैसे करना है। सारे क्वेश्चंस जब भी सेक्टर वाले क्वेश्चंस आएंगे और उनसे सेगमेंट का एरिया फाइंड करना होगा, हमेशा हमको ट्राइंगल का एरिया ऐसे ही फाइंड करना है, जब तक अगर ये एंगल 90 डिग्री गिवन नहीं हो तो। क्योंकि अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस सॉरी उसका एल्टीट्यूड ये हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक सर्कल बनाओ जिसकी रेडियस कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका सेंटर है यहाँ पे, है ना। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120, जो कॉर्ड है कितना एंगल सबटेंड कर रही है, 120। मतलब अगर ये यहाँ पे कॉर्ड है तो इस पे कितना एंगल बनता है, इसको थोड़ा सा मेरे को अलग टाइप से बनाना पड़ेगा। 120 एंगल लगना भी तो चाहिए ना, 120 है, ऐसे भी नहीं बनेगा, इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, ये एंगल कितना है, 120 डिग्री, ये बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। अब कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब कौन सा, ये नीचे वाला, बस आपको ये फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल तक आप सब कर लोगे, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया, ये भी कर लोगे। ये 90 बनाओगे, ये 90 बनाओगे तो ये कितना आएगा, 60 आएगा, ये भी 60 आएगा। कैसे आएगा, पूरा लिखना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे ये लिखा है ना हमने ग्रीन वाला, सेम टू सेम इसके अंदर भी दो ट्राइंगल बन रहे हैं, इसको M मान लो चाहे, इसको भी ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा,
एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इज AB एंड हाइट इज OM। इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। ये आपके पास 12 सेंटीमीटर है। जब आप ये निकालोगे, इसकी जो भी लेंथ आएगी AB की और OM की, उसको यहाँ पे पुट कर दो, ठीक। एंड एरिया ऑफ सेक्टर AOB कितना है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आप सबको पता है। फिर आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट है यहाँ पे, कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये AB और OM मैंने निकालना सिखा दिया। इस ट्राइंगल को क्या करना है आपको, इन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो फिर ये एंगल्स आपस में इक्वल आ जाएंगे 60-60 के। फिर हम इसमें साइन 60 और कॉस 60 लगाएंगे, ठीक है। देखो ये साइन 60 है ना, तो ये 30 है, तो ये हो जाएगा 6। OM की वैल्यू कितनी आएगी, आप सॉल्व करना। OM की वैल्यू आएगी 6 और AB की वैल्यू आएगी आपके पास 6√3, तो 12√3 शायद यही आएंगी, देख लेना, है ना। OM कितना आ जाएगा 6। देखो एरिया निकाल के देख लेना इसका, ठीक है। चलिए आप करना, जो भी वैल्यूज आएंगी मेरे ख्याल तक ये आएगी, पक्की नहीं है, ये चेक कर लेना, है ना। ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, करने आपको खुद है। इस बात को दिमाग में रखना कि हाँ हमको खुद करना है। ये देखो कितना ईजी क्वेश्चन है ये वाला। इस क्वेश्चन को अगर आप चेक करोगे बहुत ईजी है। क्या करना है इसके अंदर आपको, एक घोड़ा है जिसको हमने इस टाइड टू अ पैग, मतलब एक यहाँ पे खूंटा है, उस खूंटे से बांध दिया एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है, इसमें इसको इससे बांध दिया ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ, मतलब इसकी स्क्वायर है तो इसकी साइड कितनी है टोटल 15 मीटर। पूरे की साइड कितनी है 15, बिकॉज इट इज अ स्क्वायर, है ना। 5 मीटर लंबी रस्सी से इसको बांधना है, मतलब जो रस्सी है ये कैसी है, 5 मीटर लंबी है, ठीक है। समझ में आ गया। अब आगे क्या पूछ रहा है वो, द एरिया, मतलब अब ये रस्सी है ना, देखो द एरिया दैट द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। वो घोड़ा कितने एरिया की घास को चढ़ सकता है, कितने एरिया की घास को चढ़ेगा। अगर आप किसी को यहाँ से ऐसे बांधते हो इतनी लंबी रस्सी से, तो वो लास्ट पॉइंट यहीं तक पहुंच सकता है। क्या वो इससे आगे पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता। तो ये क्या बन जाएगी, उसकी रेडियस बन जाएगी ना उस चीज की। तो जब खूंटा यहाँ पे है और घोड़ा, मान लो जब लाइन स्ट्रेट होती है तो वो इतना ही पहुंच पाता है। कितना पहुंच पाता है, इतना ही पहुंच पाता है। सो इट इज अ रेडियस, द लेंथ ऑफ रेडियस इज 5 मीटर। क्योंकि रस्सी कितनी लंबी है, 5 मीटर से लंबी हो ही नहीं सकती। अब कुछ जो ज्यादा दिमाग वाले बच्चे होते हैं वो क्या बोलते हैं, सर घोड़े की रस्सी यहाँ तक है तो घोड़े का मुंह इधर जा सकता है, घोड़ा तो यहाँ तक चढ़ सकता है, तो इतना और हमको कवर करना पड़ेगा। कर सकते हैं कवर, लेकिन उसके लिए आपको घोड़े की लेंथ गिवन हो तो। हमें वो चीज नहीं गिवन तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ यहीं तक ही चलेगा वो घोड़ा, जहां तक उसकी रस्सी है वहीं तक ही चलेगा। समझ में आ गया। तो हम सर्कल बनाएंगे एक जिसकी रेडियस कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप इस सर्कल पूरे का एरिया निकालोगे तो आपको दिख रहा होगा डायग्राम से भी ऐसे बनेगा, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, यहाँ पे एंगल कितना है, क्योंकि स्क्वायर तो एंगल कितना है ये, मैं इसका कलर दूसरा ले लेता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो रहा हो शायद। ये एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री। ये एंगल कितना है 90 डिग्री, है ना। तो ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वाड्रेंट है ना। ये क्या है, एक क्वाड्रेंट है। हमको इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। समझ में आया किसका एरिया निकालना है। तो यार बहुत सिंपल है ना क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, सिर्फ क्वाड्रेंट का एरिया तो निकालना है। तो इसको ऐसे कैसे लिख लेना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उस चीज को आपको इस पे लिखना पड़ेगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना एंगल 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ में आया। तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, बोला है उसने, कुछ नहीं बोला, तो हम इसमें कितना यूज करेंगे 22/7 यूज कर लो, इंटू 5 आर की वैल्यू 5 है ना। सॉल्व कर लो इसको, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। या फिर इसको 3.14 लिख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। बोला भी है उसने, पॉइंट्स में लाना तो 3.14 लिख लेंगे, अदरवाइज हम 22/7 पुट कर देंगे। सॉल्व करना है इसको। सेकंड देखो, सेकंड इससे भी मतलब क्या बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों ही लिखता है ऐसे क्वेश्चन से। फाइंड द इंक्रीज, क्या पूछा है, फाइंड द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। ग्रेजिंग एरिया में इंक्रीमेंट, तो चलो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर ही लेते हैं फिर। एक काम करता हूँ मैं, आपको इस क्वेश्चन को पूरा ही करा देता हूँ। कितना होगा ये, हालांकि कराना नहीं चाहिए, टीचर की ड्यूटी है कि उसको अपने स्टूडेंट्स को क्वेश्चन देने चाहिए, वो करे तो अच्छा रहता है ना। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है।
25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 25 फोर 100 एंड 135, 25 75 और 3 78, 7850 अपॉन 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 25, तो 4 6 जा 24, 4 2 जा 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ज़्यादा नहीं आ रहा क्या? अच्छा पॉइंट्स भी तो लगाना है। कितना आ जाएगा? 19 पॉइंट, देखो यहाँ पे पॉइंट आएगा। अरे क्या कर दिया मैंने, रफ क्यों कर दिया? यहाँ पे पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो 19.63 मीटर स्क्वायर। कितना होगा फर्स्ट का आंसर? इतना एरिया वो ग्रेस करता है। सेकंड क्या बोल रहा है, हमको इंक्रीमेंट निकालना है। कब? इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? एरिया व्हेन रोप इज 10 मीटर लॉन्ग। जब रोप 10 मीटर लंबी होगी तो एरिया कितना हो जाएगा? वही 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर, है ना? ठीक है, और माइनस करना पड़ेगा। जब रोप 5 मीटर लंबी थी तो कितना था? इतना था। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 314/4। तो 4 7 जा 28, 34, 4 8 जा 32 और 0.5 मीटर स्क्वायर, इतना आएगा। ठीक है, क्या पूछा आपसे? इंक्रीज। सो इंक्रीमेंट कितना हुआ? इंक्रीमेंट जब 10 मीटर थी इतना हो गया, 5 मीटर था इतना हो गया, तो इनका डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे उसने पूछा इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा? 78.5 माइनस 19.63, कितना आ जाएगा फिर? 7850 हो गया, तो 7, 14 में 6 गए 8 पॉइंट, ये कितना हो गया? 7, 17 में से 9 गए तो बचे हमारे पास 8, और 6 में से 1 गए तो बचे 5। शायद इतना ही कुछ आंसर आ रहा होगा। लेट मी चेक द आंसर। अगर इसके आसपास भी आ रहा तो हमारी कैलकुलेशन सही है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8, 19.65, 58.875, सही आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ में ध्यान रखना, हमको फाइंड क्या करना है ना। हमको उसने बोला 5 मीटर लंबी रोप है तो उस पर घोड़ा कितना चलेगा, तो भाई अगर स्क्वायर फील्ड है तो इतने से का एरिया निकालना है। अब इतने का एरिया क्या है? क्वाड्रेंट है, मतलब एंगल 90 डिग्री है, तो हमको पता है एक सेक्टर हो गया एक तरह से। इस सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा? 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ आर इज 5। और जब 10 मीटर कर देंगे तो रोप यहाँ तक पहुंच जाएगी। अब यहाँ तक पहुंचेगी तो उसने बोला है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ, मतलब हमको इसका एरिया निकालना है, सिंपल इतने से का एरिया। तो इतने से का एरिया कैसे निकालोगे? पूरे में से बाकी को माइनस कर दोगे, है ना? ऐसे ही करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। करना क्या है हमको? देखो ये क्वेश्चन भी कितना ईजी है। अ ब्रूच मतलब एक कोई डिजाइन है या फिर एक मेडल टाइप कुछ भी है, इज मेड विद सिल्वर वायर। सिल्वर वायर से बनाया हमने, भाई महंगा है। इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। इसका डायमीटर कितना है? 35 मिलीमीटर। कितना है? 35 मिलीमीटर। तो मुझको रेडियस बताओ कितनी होगी? कितनी हो जाएगी? 35.2 मिलीमीटर हो जाएगी। कोई टेंशन है यहाँ तक? नहीं होनी चाहिए। The wire is also used in making 5 diameters which divided the circle into 10 equal sectors. इसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक वाले पार्ट दिख रहे हैं ना, ये लाइंस जो हैं, ये भी क्या है? वायर से बनी हुई। मतलब वायर क्या करा है? पहले तो चारों तरफ इसके वायर लगाया है, और फिर इसके अंदर भी हमने वायर लगाया। तो पूछ रहा है फाइंड, और क्या करता है वायर? क्या करता है? इसको 10 पार्ट में डिवाइड करता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करता है। टोटल कितने डायमीटर है? 5 डायमीटर। तो पूछ रहा है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। कितना सिल्वर वायर चाहिए आपको बताओ? एक तो इसके चारों तरफ के लिए चाहिए, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इज, पहले तो उसकी सरकमफेरेंस पे है ना, सरकमफेरेंस ऑफ ब्रूच प्लस क्या, ये 5 डायमीटर भी तो है ना, 5 डायमीटर्स, जो भी इनकी लेंथ होगी, बस वही हमारा आंसर होगा। इतना ही तो हमने वायर यूज किया है। कितना वायर यूज किया? उसको चारों तरफ यूज किया और डायमीटर्स के लिए यूज किया है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, और 5 डायमीटर्स का 5 इंटू डी। हमने डायमीटर को मान लिया स्मॉल डी मान लो, है ना, 5 इंटू डी। तो 2 इंटू 22/7 इंटू द वैल्यू ऑफ आर इज 35/2। यहाँ पे देखना सेक्टर सेगमेंट कुछ नहीं है ना, और 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 35। आराम से सॉल्व कर लो, 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ये सॉल्यूशन आपको करना है। इतने सेंटीमीटर, मिलीमीटर सॉरी, कितना है? इतना मिलीमीटर। वेरी इजी क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। सेकंड पूछ रहा है, सेकंड देखो, सेकंड उससे भी इजी है। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। किसी भी एक सेक्टर का मेरे को एरिया बता दो। एरिया अगर आप निकालते हो
मैं क्या लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, या फिर एक किसी भी, ईच का मतलब है किसी एक का, है ना। तो क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यू नो द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू आपको पता है, लेकिन क्या थीटा की वैल्यू पता है? क्या आपको पता है कितना एंगल है यहाँ पे इसके अंदर, कितना एंगल है? ये एंगल कोई बता सकता है मेरे को कितना होगा? ये एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है? अगर ये एंगल किसी को निकालना आता तो सब कुछ हो गया। हमको सिर्फ थीटा निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ थीटा निकालना है। कैसे निकालोगे आप? टोटल एंगल कितना है? टोटल एंगल कितना है? 360 डिग्री, है ना। टोटल पार्ट्स कितने हैं? कितने पार्ट्स? 10 पार्ट्स, 10 पार्ट्स है ना। और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसने बोला ये 10 पार्ट्स में। तो एंगल ऑन ईच पार्ट, ईच सेक्टर, हर सेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा? 360 को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो बस, 36 डिग्री। कितनी आ गई एंगल की वैल्यू? 36 डिग्री। समझ में आ गया ना? ये एंगल कितना हो गया आपके पास? 36 डिग्री। 10, 36, 36 इक्वल है, इसीलिए। अनइक्वल होता तो एंगल्स अलग अलग आते। तो कुछ नहीं करेंगे हम, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 36 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है अपने पास? 22/7 और इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू मतलब 35/2 जो भी आएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे, आंसर बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और इसकी यूनिट आएगी मिलीमीटर स्क्वायर, ध्यान रखना। एंगल कैसे निकाला हमने? ऐसे निकाला। क्लियर है क्वेश्चन? जहां पर भी बैठे हो, अगर मैं बोलता हूं क्लियर है, या जब भी मैं कोई सवाल पूछूं तो बोलो यस सर, नो सर, हाँ समझ में आया, कुछ भी बोलो। बोलते हो इसका मतलब है आप इंगेज हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, एक्चुअली सुन नहीं रहे हो, आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो कि क्या समझाया जा रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी डिट्टो वैसा का वैसा ही है। मैं क्वेश्चंस कंप्लीट क्यों नहीं करवा रहा? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेहनत करो। भाई मैं तो 10th पास कर चुका हूँ, मुझे थोड़ी करनी है वापस पास, पास तो आपको करनी है ना। मेहनत किसको करनी है? आपको करनी है। मैं तरीका बताऊंगा, सॉल्व आपको करना है। अगर आप कर पाए तो अच्छा है, नहीं कर पाए तो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम डाउट सेशंस लेंगे। चलिए, एक अम्ब्रेला है जिसकी 8 रिब्स हैं, मतलब 8 उसमें ऐसे जो होते हैं ना वो लोहे के या जिसके भी होते हैं, स्टील के, वो लगे हुए हैं। विच आर इक्वली स्पेस्ड, इनके बीच में स्पेस कैसा है? इक्वल है। इसका मतलब है इनके एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अब टोटल एंगल कितना है? 360। और कितने पार्ट्स हैं? 8 पार्ट्स हैं। तो एक एंगल कितना हो जाएगा? 360/8 का हो जाएगा। कितना हो गया? 8 4 32 और 40, 8 5 40। तो एक एंगल कितने का हो गया? 45 डिग्री का। एक एंगल कितने का हो गया? 45 डिग्री। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। Assuming umbrella to be a flat circle, अगर हम अम्ब्रेला को एक फ्लैट सर्कल बनाने ऐसा, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, दो लगातार रिब्स के बीच में। तो दो लगातार रिब्स की अगर मैं बात करूं तो एक रिब्स तो ये रही, एक रिब का है ये रही, 8 रिब्स है टोटल, है ना। और एक रिब ये रही, 2 रिब्स हो गई। इनके बीच का एरिया, मतलब इस सेक्टर का एरिया पूछ रहा है। कुल मिला के बात क्या है? एरिया ऑफ द सेक्टर। तो मैं क्या लिख रहा हूं? एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज गिवन है। थीटा कितना है? 45 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू अपन 22/7 रखेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? ये रही। रेडियस कितनी है? 45 सेंटीमीटर। बस आपको सॉल्व करना है, जो भी आएगा उतने सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है क्वेश्चन? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी। देखो अगला भी देखो, ये भी बहुत इजी है। अ कार हैज 2 वाइपर्स। वाइपर्स होता है ना कार में, जो शीशा होता है सामने का, फ्रंट शीशा जो होता है ऐसे इस टाइप का, उसमें यहाँ पे ऐसे दो रखे होते हैं। एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। ये ऐसे साफ करता है, ये ऐसे साफ करता है, हाँ? ऐसे साफ करते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं? एक सेक्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेक्टर बनाते हैं। तो ऐसा ही कुछ इसके अंदर भी हो रहा है। इसके अंदर क्या बोल रहा है वो? एक कार है जिसके दो वाइपर्स हैं, विच डू नॉट ओवरलैप। मतलब अगर एक साफ कर रहा है दूसरा ये नहीं कि दूसरा यहाँ पे आ रहा है, दूसरा अलग तरीके से साफ कर रहा है ना, दोनों आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। ओवरलैप का मतलब वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। मतलब एक वाइपर ये रहा, इसकी भी 25 सेंटीमीटर की लेंथ है, और दूसरा वाइपर ये रहा, इसकी भी 25 सेंटीमीटर की लेंथ है। ओके। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल पे स्वीप करते हैं? 115। थोड़ा यहाँ पे होगा, ये इतना एंगल बनाता है 115 डिग्री। और ये जो वाइपर है ये भी 115 डिग्री तक स्वीप करता है। ये भी कितना एंगल बनाता है? 115 डिग्री। समझ में आ गया? फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। दोनों जो ब्लेड्स हैं ये मिलके टोटल कितना एरिया स्वीप करते हैं, तो हमको इसका एरिया फाइंड करना है।
और इसका एरिया फाइंड करना है, दोनों का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आंसर है इसका, क्या होता है, एरिया स्वीप्ड बाय वन ब्लेड। एक ब्लेड कितना एरिया स्वीप करेगी, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सब कुछ सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। तो एरिया स्वीप्ड बाय बोथ ब्लेड्स। अब दोनों कितने करेंगे, 2 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो बस। 2 थीटा की वैल्यू 115, 360 है ही, पाई की वैल्यू 22.7 रखो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर मतलब रेडियस कितनी है उसकी, 25 सेंटीमीटर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, हो जाना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो चलो यार, इतना ही मैं क्या आलसी बन रहा हूँ, एक कराई देता हूँ। 7 से कटेगा 7 एकम 7 और 7 पंचे 15, 15 7 से तो 105 होते हैं। 7 एकम, इस 7 से नहीं कट रहा है ना, ठीक है चलो नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। इसकी कैलकुलेशन 2 से ये कट गया 180 टाइम्स, और ये कट गया 11 टाइम्स, ये कट गया 90 टाइम्स, 3 से ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, तो ये आएगा फिर 25 625, 115 इंटू 625 अपॉन 90 इंटू 7। 7 एकम 7 नहीं कटता ना, 7 नाम 630, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर ऐसे करेंगे तो। चलो ठीक है, 5 से तो कट रहा है ना, थोड़ा बहुत काट लेते हैं। देखो कितना होता है 18 5 से, और ये हो जाएगा 23 5 से, इतना ही घटेगा ना, इससे ज़्यादा नहीं घटेगा। 23 को हम 625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना भी आएगा, यार अब आगे आप कर लेना यार, क्योंकि मैं करूँगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा आपका, और ये सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं आंसर बताता हूँ वो कितना आएगा। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ ठीक है, इसके अंदर बुक के अंदर क्या करके सॉल्व नहीं किया, खाली मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अपॉन में आंसर आ रहा है बुक में ना, पॉइंट्स में नहीं आ रहा। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई करना, 18 7 से 126 हो गए, और इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 158125, 158125। लो मैंने आंसर ही बता दिया आपको, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना मत भूलना कभी भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है इसमें, 13 14, चलिए 2 3 क्वेश्चन और बचे। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स, मतलब क्या होता है, लाइट हाउस जो होता है ना, लाइट हाउस ऐसे होता है, जिसको पता नहीं हो उसके लिए बता दो थोड़ा सा। ये आपका समुंदर है, ऐसे बहुत लंबा होता है। तो जब हम समुद्र के किनारे पे आते हैं या फिर कहीं जाते हैं तो उधर पत्थर होते हैं ऐसे, इधर पत्थर होगा, है ना, यहाँ थोड़े पत्थर होगा, ऐसे पत्थर होंगे, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। समुद्र तो बहुत बड़ा होता है ऐसे, इस टाइप से, तो हर जगह पत्थर होते हैं। तो जब समुद्र के बीच में नाव होती है तो उसके वहां पे पत्थर नहीं होते, तो वो स्पीड से आ रही होती है। तो इन पत्थरों को दिखाने के लिए क्या होता है, लाइट हाउस होता है, इसके ऊपर लाइट होती है जो चमकती है ऐसे, इसके ऊपर लाइट पड़ती है। तो इस लाइट के पड़ने से क्या होता है, सामने वाली नाव को दिखता है हाँ भाई यहाँ पत्थर है, यहाँ से मत जाओ, थोड़े दूसरे रास्ते से जाओ, है ना, तो वो टकराने से बच जाती है। तो ऐसा होता है, उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। वो क्या बोल रहा है, अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर लाइट, लाल कलर की लाइट वो स्प्रेड करता है ऐसे, ऐसे जाती है लाल कलर की लाइट, है ना, ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। कितने एंगल पे, कितने जो एंगल होता है वो कितना होता है 80 डिग्री, मतलब टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ये टोटल कितनी होगी आपके पास, 16.5 किलोमीटर। समझ में आया आपके पास। फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर बॉन्ड। हमको एरिया फाइंड करना। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 16 किलोमीटर, और ये ऐसे फैलता है ना, यहाँ पे भी आती है लाइट, तो बहुत सारी जगह जाएगी उसकी, ऐसे 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 ऐसे, बहुत सारी जगह लाइट जाती है इसकी, लाइट हाउस की, कहीं तक भी जा सकती है। तो ये जो इसका एंगल है, इसका जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइट फेंकता है, कितना एंगल है 80 डिग्री। मतलब ये जो है जमीन के अंदर, मान लो ये पानी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे, इतनी इतने पानी में इसकी लाइट दिखती है, इसका एंगल कितना है 80 डिग्री। यहाँ पे है लाइट हाउस, लाइट हाउस ऐसे है, ये रहा लाइट हाउस, ठीक है। समझना डायग्राम को, यहाँ से लाइट आ रही है, वो लाइट यहाँ, वो लाइट यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी, हर जगह जाएगी, लेकिन वो सिर्फ 80 डिग्री एंगल तक ही जाएगी, है ना, ठीक है। लाइट का एंगल कितना है 80 डिग्री, समझ में आ गया। पानी पे तो बनाना पड़ेगा हमको, कितना एरिया में देख सकता है फिर वो, ये जो डिस्टेंस है ये है 16.5 किलोमीटर। मतलब इसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी 16.5 किलोमीटर, और जो एंगल है वो कितना दे रखा है हमको 16 80 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा है उसने,
कि कितने एरिया में शिप्स को लाइट दिखती है जिससे उनको वार्निंग मिल जाती है, शिप्स आर वार्न। तो एरिया ऑफ सी जो भी लिखा है ना, एरिया ऑफ सी ओवर विच शिप्स आर वार्न इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। डायग्राम अगर समझ में आ गया आपको क्या कहना चाह रहा है, आपके क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थीटा की वैल्यू 80 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू बोलिए उसने 3.14 पुट करो, कर दो। आर कितना आपके पास 16.5, 16.5 का स्क्वायर। अब ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सॉल्व आपको करना आगे, इसका जो भी आंसर आएगा उसका आंसर आएगा किलोमीटर स्क्वायर के अंदर, क्योंकि जो रेडियस है वो किसकी है, किलोमीटर की। यूनिट लगाना मत भूलना कभी भी, क्वेश्चन इनकम्प्लीट होता विदाउट यूनिट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, सारे सेक्टर से रिलेटेड है। एक राउंड टेबल है जिसके अंदर 6 इक्वल डिजाइन है, मतलब ये दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजाइन है इक्वल लेंथ की। इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28, मान लो यहाँ पे इसका सेंटर है, तो रेडियस कहाँ से कहाँ तक हो, ये रेडियस है ना, ये कितनी है 28 है। और ऐसी टोटल कितनी डिजाइन है, ये 6 डिजाइन है ना, मतलब मैं इनको 6 पॉइंट से मिलाऊंगा, मतलब इस एंगल के कितने टुकड़े होंगे, 6 टुकड़े होंगे। तो टोटल एंगल कितना आपके पास, ये पहले ही समझ जाना है आपको, टोटल एंगल कितना है 360, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। और टोटल पार्ट्स कितने हुए हैं इसके बताओ, 6 पार्ट्स है ना, तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, हर सेक्टर का एंगल कितना हो गया 360 अपॉन 6, दैट मीन 60 डिग्री, मतलब हर एंगल कितने का है 60 डिग्री का। ये बात समझने की है इसके अंदर, क्लियर है इतना। आगे क्या पूछा उसने, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डिजाइन बनाने की कॉस्ट बताओ, टोटल डिजाइन जो बनी है उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो अगर आप देखोगे, समझना जो मैं समझा रहा हूँ ये सिर्फ समझने वाली बात है, कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला वही है। अगर आप देखोगे इस सेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, तो इस सेक्टर में डिजाइन जो बन रही है ना, इसकी जो डिजाइन है वो कहाँ पे है, सिर्फ इसके एक छोटे से सेगमेंट में है। कहाँ पे है, इसके छोटे से सेगमेंट में। ये डिजाइन है जो रेड वाला है मेरा, ये डिजाइन है। तो आपको इसका सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, एरिया ऑफ वन डिजाइन, डिजाइन पार्ट, ऐसे लिख दो। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। चाहे तो आप इनको नाम दे दो, इसको ओ बोल दो, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। अब वही पुरानी वाली बातें जो हमने पहले सीखी थी। सबसे पहले हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी जब निकालोगे आप, कैसे निकालोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, बताया था मैंने। क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पर, ओ, और इसको मैंने नाम दे दिया एम। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, दोनों 30 हो जाएंगे, है ना। फिर ट्राइंगल एओबी के अंदर हमको पता है एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस इज ए बी एंड एल्टीट्यूड इज ओ एम। तो आपको ए बी और ओ एम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आप सीख चुके हो, हर बार 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 लिखना उसको, उसकी प्रैक्टिस होगी, है ना, उसको बार बार लिखना, बस उसका एरिया निकालना है। सेक्टर का एरिया सबको पता है यार, एरिया ऑफ सेक्टर AOB is equals to थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पता है आपको, थीटा की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ, 60 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी लिखनी है हमको, 22/7 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, 28, 28 इंटू 28, कुछ भी वैल्यू की वैल्यू है ना, इसको सॉल्व करके तो एक डिजाइन पार्ट का एरिया निकल जाएगा। एक डिजाइन पार्ट का एरिया निकल गया, बट हमको क्या करना है, हमको सारे डिजाइन पार्ट्स का निकालना है। तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन पार्ट, डिजाइन पार्ट्स कितना हो जाएगा, 6 इंटू एरिया ऑफ 1 पार्ट, ऐसे निकालेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या निकालना आपको, कॉस्ट। उसके बाद क्या निकालना आपको, कॉस्ट। कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कितना है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो भी एरिया आएगा, एरिया ऑफ 6 डिजाइन पार्ट्स, जो भी इसका एरिया आएगा उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0.35 से, इतने रुपीज आ जाएंगे आपके पास, जो भी आंसर आएगा आपको। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। हमको क्या करना है, हमको एक सेक्टर का एरिया निकालना है। एक सेक्टर का एरिया के लिए आपको पता है, सेगमेंट का एरिया निकालना है। एक सेगमेंट के लिए आपको पता है कि आपको सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। ये आपको सबसे पहले इस पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, उसमें से इस ट्राइंगल को हटाना पड़ेगा, तब जाके आपके पास इस सेगमेंट का एरिया आएगा। एक का एरिया आया, कितने हैं टोटल ऐसे, 6, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया। कॉस्ट कितनी है,
एक सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 0.35, तो उसको पूरे को 0.35 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट आ गई। वेरी इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करने का फायदा क्या है, आपके घर पे कभी आप पेंट करवाओगे ना, मान लो आपके मम्मी पापा नहीं है, आपको आया पेंटर, उसने बोला सर जी आपका टोटल एरिया है जितना भी है मैं लूंगा पर स्क्वायर फीट या पर स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर सेंटीमीटर के 5 रुपए। तो आपको पता चलेगा ना कि 5 रुपए ले रहा तो टोटल कितना निकालेगा, तो आप बोलोगे टोटल एरिया कितने का है, बोलेगा आपका टोटल एरिया 125। कितना आपका टोटल एरिया 125, और वो ले रहा है हर मीटर स्क्वायर के 5 रुपए। टोटल कितने ले रहा हो 625 रुपीज ले रहा है ना। तो आपको पता चल गया ना कैसे निकाला उसने। ये चीजें वहां काम आती हैं, इसीलिए क्वेश्चंस करवाते हैं आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरे ख्याल तक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में मिसलिनियस हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा कंबाइंड फिगर्स, ये बहुत ईजी है, इन्हें हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। सिर्फ टिक करना है, कोई जस्टिफिकेशन कोई लंबा चौड़ा आंसर वो नहीं देना हमको, सिंपल टिक करना है। क्या पूछा है उसने, एरिया ऑफ अ सेक्टर। सेक्टर का एरिया सबको पता है कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया यही होता है। ऑफ एंगल पी, एंगल यहाँ पे कितना है पी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी अपॉन 360 इंटू विद रेडियस आर पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कहाँ बन रहा है ऐसा, ये रहा, ये तो 180 है, देखो ये गलत हो गया, ये भी 180, ये भी गलत हो गया, ये 720, ये गलत हो गया, 360 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 पाई आर है। ये क्या हुआ है, सारे कैसे गलत हो गए। हाँ देखो देखो देखो, यहाँ पे हमने देखा नहीं, देखो ये भी गलत हो गया ना, ये तो गलत हो ही गया। लास्ट ऑप्शन ये बचा, ये 2 से 720 कटेगा तो कितना बचेगा, पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसा ही बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर है ना। तो ये सही है, समझ में आ गया कैसे हुआ सही, है ना। तो ये देख लेना एक बार, चेक कर लेना, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ कॉम्बिनेशंस, मतलब क्या होता है, सर्कल स्क्वायर, जो भी आपने पढ़े, स्क्वायर ट्राइंगल सर्कल्स। स्क्वायर की जगह में क्वाड्रिलेटरल लिख दूंगा, ज्यादा सही रहेगा, क्वाड्रिलेटरल, है ना। ये 3 फिगर हमने पढ़े हैं अभी तक। तो इन तीनों को मिलके जो फिगर बनता है, जैसे ये फिगर बन रहा है, इसका एरिया क्या होगा बताओ। नहीं पता हमको, कैसे निकालेंगे, देखेंगे, है ना। इसका एरिया क्या होगा बताओ, इसमें शेडेड पार्ट अनशेडेड पार्ट किसी का भी पूछ लेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थोड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आप एक बात देखना, जितने भी सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है वो है हमारे चैप्टर नंबर 12 के सर्कल के, है ना। और जितने भी प्रूव करने वाले थे वो थे चैप्टर नंबर 10 के सर्कल के। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इन दोनों चैप्टर्स में, बहुत अच्छा चैप्टर है 10th क्लास के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सर्कल्स को ढंग से पढ़ना, और जब आप इसको ढंग से पढ़ लोगे तो आगे वाली क्लासेस में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बी लॉजिकल।